हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छे से स्टीरियो सीख रहे हो। प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, कुछ बच्चे भेजते रहते हैं तो पता चलता रहता है कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम भी उसी को आती है जो कुछ काम करता है। जो कुछ नहीं करता उसको तो प्रॉब्लम भी नहीं आती है ना। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि लोगों के पास टैलेंट होने के बाद भी कुछ लोग नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारे पास टैलेंट है, हमारा काम खुद हो जाएगा। लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता। इसी के ऊपर एक अच्छा आपकी हिंदी मातृभाषा का एक अच्छा दोहा मैं आपको सुनाता हूँ कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल अक्सर उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आपके पास टैलेंट है, होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन टैलेंट होने के बाद उस जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए उतनी ही मेहनत भी होनी चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास आपको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। आप हमेशा इधर उधर ऐसे डाइवर्ट होते रहोगे। तो इसलिए जो भी आपके पास जितना विज़न है, जितनी नॉलेज है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें, उसको इंक्रीज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को आप अच्छे फ्रेंड बनाओगे, क्योंकि जितनी बुक्स आप अच्छे फ्रेंड अपने बनाओगे उतने ही ज़्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज होती चली जाएगी। आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप इन जनरल भी अगर किसी भी बुक को आप देखते हो, एक बार पढ़ना, फिर उसको सेकंड टाइम पढ़ना। जब सेकंड टाइम पढ़ते हो तब भी आपको बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए बुक्स एक अच्छी ऐसी मित्र हैं हमारी, जिनको हम जितना ज़्यादा अपने नज़दीक रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऊंचाइयां छूते चले जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी आपको काम दिया जाता है उसको प्रॉपरली आप किया करें, अपना टाइम टेबल बना के अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। ठीक है, तो अब स्टीरियो में जो हम कर रहे थे उसको आगे प्रोसीड करते हैं। स्टीरियो में जो अभी हमारे पास था स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, वो बेसिकली क्या था कि हम कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो जो कन्फर्मेशन है हमारे पास, जिसको कन्फर्मेशन में हम किसको बोलते थे? जहाँ पे सिर्फ रोटेशन ऑफ बॉन्ड हो, रोटेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कन्फर्मेशन वो चीज़ है जिसको हम रोटेट, बॉन्ड को रोटेट करके अचीव कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिसमें हम बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे फिर उसको मेक करेंगे। जैसे आप किसी की सिस ट्रांस बनाते थे, तो आपको सिस ट्रांस कब बनेगा? सिस ट्रांस आपका तभी बन सकता है जब आप किसी सिस्टम के एक बार बॉन्ड तोड़ोगे और उसको दूसरी बार फिर उस बॉन्ड को जोड़ोगे। तो इस तरीके से बन सकता है। तो ये मेरे पास आपके पास कन्फर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है। और जो कन्फर्मेशन है वो अराउंड सिंगल बॉन्ड होती है, यहाँ पे सिस्टम अराउंड डबल बॉन्ड होता है। तो आपको जो भी कन्फर्मेशंस बनानी है उन कन्फर्मेशंस को आपको अपने बॉन्ड को रोटेट करके बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें वन बाय वन करके हम देखेंगे किस टाइप से आपका जो डिफरेंट कन्फर्मेशन है उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो अब कन्फर्मेशन से स्टार्ट करते हैं हम। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कन्फर्मेशंस हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे पास बिल्कुल सिस्टम जो सिंपल है वो मैं अगर बना देता हूँ आपके सामने, ये बना देते हैं। मान लो ये कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसे पीछे, ये। ठीक है बेटा, ये आपके पास इथेन मॉलिक्यूल हो गया जिसको आप ऐसे लिखते हो। मैंने इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिया। मैं इसको आपको एक बार रिकॉल भी करा देता हूँ पूरा। जैसे जब हम इसको लिखते थे तो फिशर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फिशर हो गया। उसके बाद साहॉर्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साहॉर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको फ्लाइंग वेज में भी लिख सकते हैं। फ्लाइंग वेज आपका ऐसे हो गया। ये हो गया। तो इस तरीके से इसी मॉलिक्यूल की नोटेशन और ये इसका न्यूमैन हो गया। तो अब हम यहाँ न्यूमैन पे फोकस ज़्यादा करेंगे ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली रोटेशन पता चलती रहे। मैं इनको रब कर देता हूँ बाकी को। अभी देखिए आपके पास जो न्यूमैन बना हुआ है ये, इसके अंदर आपका H के पीछे H आया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ पे ही है। तो मतलब एक के पीछे एक है। जैसे अगर मैं आपको मॉडल से बताऊँ तो अगर इस एक के पीछे दूसरा एक, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, मतलब एटम के पीछे एटम है। अगर एटम के पीछे एटम है तो बिल्कुल वैसे ही होता है इक्लिप्स लगता है। मतलब इक्लिप्स में भी यही होता है कि एक के बीच में दूसरा आ जाता है, दो के किसी के बीच में तीसरा आ जाता है, आगे पीछे होते हैं दोनों। तो ये इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन।
अगर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को सेम रखता हूँ, ये सेंटर जो मेरे पास आगे प्रेजेंट है इसको सेम रखते हैं ऐसे, और पीछे वाले को रोटेट करता हूँ सिर्फ ऐसे, तो आप देख रहे हो कि आपके जो एटम्स है मैक्सिमम दूरी पे हैं, 180 डिग्री पे हैं। तो इस सिस्टम को, ऐसी कन्फर्मेशन को बोला जाता है एंटी या स्टैगर्ड। ठीक है, यहाँ पे थीटा मतलब इसको डाईहेड्रल एंगल बोल रहे हैं। डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, जिस भी सिस्टम में डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे देखेंगे वो या तो दो ग्रुप सेम प्रायोरिटी के होंगे, मतलब दो सेंटर पे, इस पे भी फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे पे जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, या वो दोनों सेंटर्स में सेम हो। आपको भी एग्जांपल से बताऊंगा उसमें। तो यहाँ पे ऊपर नीचे है तो इसका एंगल 0 है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। अब हम बोलते हैं कि एंटी इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड वन। ठीक है, आपका एंटी ज़्यादा स्टेबल है इक्लिप्स से। एंटी क्यों स्टेबल है वो देख लेते हैं अभी। आपका एंटी स्टेबल होने के पीछे कुछ तो रीजंस होंगे, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर्स। सबसे पहले आता है स्टीरिक स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन कैसे, कि किसी भी मॉलिक्यूल का साइज ऑफ एटम है जो, वो क्या करता है, साइज ऑफ एटम। अब देखो, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। ठीक है, ये यहाँ तो हाइड्रोजन का साइज छोटा है इसलिए रिपल्सन थोड़ी कम है। तो इस पूरे जो सिस्टम है उसमें 10% रोल है इस साइज का, 10% ऑफ इस हाइड्रोजन साइज। ठीक है, इसका 10% रोल है सिर्फ इस चीज़ में कि आपकी स्टेबिलिटी गवर्न करने, क्योंकि ये छोटा एटम है। अगर कोई बड़ा होता तो स्टीरिक बल्क मतलब साइज बड़ा होता तो रिपल्सन ज़्यादा होती। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया स्टीरिक स्ट्रेन। सेकंड फैक्टर हम देखते हैं, सेकंड फैक्टर इसमें आता है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है, मैं आपके सामने मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे बनाया है, और जो आपके बॉन्ड्स हैं डिफरेंट बॉन्ड, उन बॉन्ड को मैं आपका ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है और इसी कारण मैंने बायो भी छोड़ दी थी। आपको पता है ना, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जो बॉटनी जूलॉजी आप लोग करते हो, डायग्राम वगैरह बनाने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, मेरे लिए डिफ़िकल्टी थे, तो इसलिए हमने बायो को छोड़ दिया, क्योंकि हमें ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती। ठीक है, आप सिर्फ कंसेप्ट पे जाएं, ड्राइंग पे मत जाएं। देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ऐसे ही यहाँ बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर, सब जगह बॉन्ड पेयर है। जब आप इक्लिप्स कंफर्मेशन लेते हो किसी सिस्टम की, तो आपके पास क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे आएंगे। जब मैंने आपको मॉडल में दिखाया था, ये आगे पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे इन दोनों की आपस में रिपल्सन होगी अगर आपके पास इक्लिप्स कंफर्मेशन प्रेजेंट है। तो अगर इनकी रिपल्सन होगी तो आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट होगा उसमें रिपल्सन होगी बिटवीन टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके ऐसे ही इसके पीछे ये वाला है, यहाँ बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगी, इसके पीछे ये वाला है, तो यहाँ पे आपके पास 3 टॉर्सनल स्ट्रेन सिस्टम प्रेजेंट होंगे जो आपके मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया हमारे पास कि स्टेबिलिटी का किस तरीके से हम देखेंगे। अब थर्ड फैक्टर आता है, ये तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका इक्लिप्स कन्फर्मेशन है तो वो डिस्टेबलाइज कैसे है। अगर आपकी इक्लिप्स, आपकी जो एंटी स्टैगर्ड है वो स्टेबल कैसे है वो देख लेते हैं। उसके लिए तीसरा फैक्टर आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखते हैं कैसे है वो। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसी में बता देता हूँ आपको इस सिस्टम में जो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो एंटी कैसे बना हुआ है,
एंटी में चाहे मैं पीछे से ले लूँ आगे से, एक ही बात है, मैं आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये है मेरे पास, आपके पास यहाँ पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, एंटी में दूसरे हाइड्रोजन का कहाँ है ऐसे, ये प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब जो रिमेनिंग आपके दो है उनको आप ऐसे लिख दीजिए, हाइड्रोजन एबो और बिलो जो भी है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो बेटा, इस ऑर्बिटल को मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, इसको भी सिग्मा बोल रहा हूँ। आपको पता है जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है सिग्मा, उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका वेकेंट होता है। आपने ये ऑर्बिटल बनाया, ये आपका सिग्मा स्टार है जो कि आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब जो इस आपका बॉन्ड पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ आपकी इंटरेक्शन हो गई है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसने वहाँ पे उसको दे दिया है, मतलब उसने अपने चार्ज को स्टेबलाइज किया है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब भी कोई सिस्टम किसी भी चार्ज का पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसको डिस्पर्स किया जाता है किसी भी ग्रुप के द्वारा, किसी ऑर्बिटल के द्वारा, तो वो उसको उतना ही स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था, इसने इसमें अपने इलेक्ट्रॉन दे करके एंटी बॉन्डिंग में अपने सिस्टम को स्टेबलाइज किया है। तो ये एक रीज़न होता है एंटी का स्टेबलाइजेशन का, कि एंटी जो आपका एंटी कंफर्मेशन है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन होती है जो उसको स्टेबलाइज करती है। तो मैंने आपके साथ 3 फैक्टर डिस्कस किए, स्टेरिक स्ट्रेन किया कि साइज़ कितना बड़ा है उस ग्रुप का, उस एटम का जो जुड़ा हुआ सेंटर से, वो डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया टॉर्सनल स्ट्रेन, अगर आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो अगर आपके इक्लिप्स कंफर्मेशन में ऐसे आ गए तो उनके बॉन्डिंग पेयर में आपस में रिपल्सन होगी। तीसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन का। अगर आपके पास सिग्मा कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसके पैरेलल कहीं पे सिग्मा स्टार प्रेजेंट है तो वो आपके सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा। तो ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी देखते हुए। अब जो मैंने आपका सिस्टम बनाया है इथेन का बनाया था, अब यहीं पे प्रोपेन का बनाते हैं। मैं बाकी रब कर देता हूँ। देखो बेटा, प्रोपेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को आप CH3 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास बन गया प्रोपेन। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये ठीक है। अब इसमें भी आपकी या तो इक्लिप्स बनेगी या आपकी एंटीफॉर्म बनेगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटी आपकी प्रोपेन में वैसे आएंगी। स्टेबिलिटी का रीज़न वही है, इसमें थोड़ा सा स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ जाता है क्योंकि एक CH3 है और दूसरा H है, वहाँ दोनों HS थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्टेरिक स्ट्रेन है जो वो इंक्रीज हो जाता है। टॉर्सनल स्ट्रेन आपका वही रहेगा जो वहाँ पे था, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम रहा जिसके अकॉर्डिंग हम इक्लिप्स और एंटी में से डिफाइन करेंगे कि एंटी कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड वन। ये था मेरा प्रोपेन के केस में। अगर अब मुझे दिया जाए ब्यूटेन, इसी आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर आपके पास ब्यूटेन है, मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देता हूँ CH3 से, ठीक है। इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ CH3 से, ठीक है। अब सिर्फ हमारा मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। हम जब ब्यूटेन को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ कि सारे के सारे किस टाइप की कंफर्मेशन पॉसिबल्स हैं, ठीक है। मैं दोबारा रब करता हूँ इसको, स्टार्टिंग से करते हैं हम। एन ब्यूटेन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान समझना। एन ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं ऐसे लिख पाऊँगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये CH3 आ गया, ये आगे 2 CH2 HH लग गया, ठीक है। उसके बाद पीछे भी ऐसे एक CH3, उसके साथ भी एक H, मतलब एक आपका इतना पार्ट आगे दिख रहा है, इतना पीछे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास
सिस्टम प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे इसको हम ब्यूटेन बोल रहे हैं। अब देखो बेटा, इसमें आपके पास क्या सिस्टम प्रेजेंट है, आप मैं सब कुछ लिखता जाऊँगा यहाँ पे। थीटा आपका 0 डिग्री है, क्योंकि इन दोनों CH3 कंपेरिजन कर रहे हो आप। उसके बाद आपकी कॉन्फर्मेशन का नाम क्या है, फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, फुली और पार्शली बताएंगे आपको। जो दो प्रायोरिटी के ग्रुप है CH3 अगर वो ऊपर नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड। अगर एक CH3 और एक H ऊपर नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शली इक्लिप्स्ड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को 60 डिग्री रोटेट करेंगे। इसको अगले सेंटर को सेम रखना है, पिछले को छेड़ना है बस। हमने इसको रोटेट किया तो आपका नया मॉलिक्यूल बन गया। इसको एज इट इज सेम रखो। पीछे वाले को 60 रोटेट किया तो CH3 यहाँ पे आ गया, H यहाँ चला गया, H यहाँ पे चला गया। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर कहीं ऐसा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्क्यू या गोस फॉर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगले वाले को सेम रखा, आगे एक 60 डिग्री रोटेशन और कर दिया। मतलब इसको सेम रखते हैं, CH3 H H, एक रोटेशन और किया तो यहाँ पे CH3 आ गया, H के पीछे H आ गया, इसके H के पीछे H आ गया। अगले वाले सेंटर को सेम रखना है, पिछले को रोटेट करना है बस। अब आपका थीटा क्या हो गया, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री। लेकिन CH3 के ऊपर H आ रहा है, इक्लिप्स तो है लेकिन पार्शली इक्लिप्स्ड है, तो इसको मैं लिख देता हूँ पार्शली इक्लिप्स्ड। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इस CH3 को आगे वाले से सेंटर को सेम रखा, पीछे वाले को एक रोटेशन और दी। CH3 इसको रोटेट किया, CH3 H और H। अब देखिए आप, दोनों CH3 के बीच में क्या एंगल है, 180। तो थीटा कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे, एंटी या स्टैगर्ड। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटी या स्टैगर्ड। अब इसके बाद मैं जब भी रोटेशन देना शुरू करूंगा मुझे पिछले स्ट्रक्चर दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं करके। हमने यहाँ रोटेट किया, इसको सेम रखा। ठीक है, पीछे वाले को रोटेट दोबारा करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, CH3। H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, H यहाँ पे। तो CH3 और H का आपस में क्या हो गया, पार्शली इक्लिप्स्ड। तो पार्शली इक्लिप्स यहीं थी, तो थीटा अब कितना हो गया हमारा, 60 और ऐड कर दो 240। ठीक है, और आपकी कन्फर्मेशन क्या आ गई, पार्शली इक्लिप्स्ड। ठीक है, अब मैं इसको अगर और 60 डिग्री रोटेट करता हूँ तो मेरे पास अगली कन्फर्मेशन मिलेगी। इसको आगे अगले वाले सेंटर को सेम रखेंगे आप, पीछे वाले को सिर्फ रोटेट करना है, वो सेंटर है वहाँ पे। इसको मैंने रोटेट किया तो CH3 इस साइड चला गया, H और H। अब थीटा कितना हो गया आपका, 300 आ गया अब। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन कौन सी आ गई आपकी, स्क्यू या गोस। ठीक है, ये कंफर्मेशन हमारे पास बन गई। अब इसको दोबारा रोटेट करूंगा तो स्ट्रक्चर सेम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इतने टाइप के अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, ये चीज़ें इतने हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। हमने देखा था एंटी सबसे स्टेबल, क्योंकि जो आपका स्टीरिक स्ट्रेन भी सबसे कम था, टॉर्सन स्ट्रेन भी सबसे कम था, और जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन थी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एंटी आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल था, एंटी या स्टैगर्ड। ठीक है भाई। उसके बाद आपने देखा कि आप स्क्यू या गोसिस फॉर्म को देखते हो तो यहाँ भी इसके ऊपर नहीं है, इसके 60 डिग्री एंगल पे है, मतलब एज इट इज ऊपर नहीं है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टीरिक स्ट्रेन यहाँ पे भी कम है। ठीक है, बेशक सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन नहीं है लेकिन स्ट्रेन भी नहीं है, तो उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी स्क्यू या गोस की। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास दो इक्लिप्स हैं, पार्शली और फुली। पार्शली में क्या है, एक CH3 एक H है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी रिपल्सन कम होगी क्योंकि एक का साइज छोटा है एक का बड़ा है, और यहाँ पे CH3 दोनों का साइज बड़ा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगी। उसके बाद आएगा पार्शली इक्लिप्स्ड और लास्ट में आता है फुली इक्लिप्स्ड। ये आपके पास
जो हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट था उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया। अब इन जो सिस्टम आपके पास प्रेजेंट थे डिफरेंट इनके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो अब मैं इनको अलग अलग नंबरिंग कर देता हूँ सभी को, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मेरे पास जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मुझे ये चेक करना है कि इनका क्या आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। देखो 1 जो आपके पास प्रेजेंट है, 1 में ये सेंटर आगे का और पीछे का सिस्टम इक्लिप्स सिस्टम है। आप अगर इनको देखो तो आपके पास सेंटर 2 और सेंटर आपका 6, जो दोनों ही सेंटर आपके पास प्रेजेंट है, इनमें क्या रिलेशन होगा? 2 और 6 क्या आपको मिरर इमेज नहीं दिखती दूसरे की? अगर यहाँ पे आप मिरर रख के देखो तो इसकी मिरर इमेज बन जाती है, और इसको मैं उठा के उसके ऊपर रख के देखूँ तो सेम भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज हैं। तो 2 और जो 6 है आपका, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? 2 और 6 आपस में एनेंशियोमर हो जाएंगे। कौन से एनेंशियोमर? कन्फर्मेशनल, क्योंकि इसकी रोटेशन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रोटेशन कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया? कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर। अब अगर मैं किसी और मॉलिक्यूल का देखता हूँ सिस्टम, आप इसका देखो 3 और 5 का, क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है? मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की, और सुपर इम्पोज भी नहीं कर सकते। अब इसको उठा करके, इसको उठा के यहाँ पे लेके आओगे तो उसका CH3 इस साइड है, इसका CH3 इस साइड है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 3 और जो 5 है, उन दोनों का भी आपस में क्या रिलेशन हो गया? कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स। अब जो आपके पास सिस्टम बचा हो 1 और 4, 1 और 4 में ऐसी कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन एक सिमिलरिटी है। अगर 1 में से आप सिमेट्री एलिमेंट पास करो तो सिग्मा पास कर सकते हो, जो आपको इक्वल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज देगा। यहाँ पे आप इस प्लेन से यहाँ से पास करोगे तो हाइड्रोजन की इमेज मिलेगी। मतलब आपका इस सेंटर के अंदर सिमेट्री एलिमेंट है, और जहाँ सिमेट्री एलिमेंट होता है वो क्या होता है? एक आयरन। तो हमारे पास 1 और 4 हैं जो आपके, वो क्या हैं? एक आयरन है। ठीक है, ये मैंने आपको रिलेशनशिप्स बता दिए कि किन किन में कन्फर्मेशनल आइसोमर एनेंशियोमर बन रहे हैं, और जो आपके कौन कौन से एक आयरन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपस में 1 और 2 का बताओ क्या रिलेशन है। अब 1, 2 में ना तो कोई मिरर इमेज है, ना ये सेम है, तो आप क्या देखोगे? इसका एक सेंटर सेम है, इसका भी एक सेंटर सेम है, अगला कोई सेंटर डिफर है। अगर कहीं भी मिनिमम एक सेंटर सेम है, उसके बाद जितने भी एक या उससे अधिक जितने भी सेंटर आपके पास प्रेजेंट हैं, अगर वो डिफरेंट आते हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ आपस में डायस्टीरियोमर है। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 और 1 का 6, सब के सब आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स हैं। सिर्फ इनके जो आप आपस में रिलेशनशिप लेने जाओगे तो आपको, इसलिए मैंने पहले करा दिया, 2 और 6, 3 और 5 और इनका रिलेशन एनेंशियोमर है। बाकी सब का आपका जिसके इनको छोड़ के कंपैरिजन करोगे वो सभी आपस में डायस्टीरियोमर आएंगे, क्योंकि हमने आगे वाला सेंटर सेम रखा और पीछे वाला रोटेट करते चले गए हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग ऑल विल बी डायस्टीरियोमर्स। तो ये इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपस में बता सकते हैं। किस तरीके से हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। तो ये आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर के बेसिस पे आप डिस्कस कर सकते हो। अभी आपको इसी में एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आप स्नैपशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले दो। ओके, जो मैंने बार बार आपके साथ बात की डाईहेड्रल एंगल की, डाईहेड्रल एंगल, जो डाईहेड्रल एंगल है जिसको मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, ये कहाँ देखनी है आपने? इसमें 2 रूल्स हैं, आप ये ध्यान रखना। अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ऑन 2 कायरल सेंटर्स, दो कायरल सेंटर आपके पास, उनके ऊपर अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये सपोज करो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे आपके पास कोई इस टाइप की मोइटी है, ऐसे। तो आपको अगर ऐसा सिस्टम दिया हुआ है तो आप डाइहेड्रल एंगल किन दो ग्रुप के बीच में निकालोगे, कैसे पता चलेगा आपको? आपको सीक्वेंस रूल से प्रायोरिटी देनी है। इसका नंबर 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। इनकी नंबरिंग करो, इसका 1 आएगा, 2 आएगा और इसका 3 आएगा। ठीक है, तो आपको जो मोस्ट प्रायोरिटी के दो ग्रुप्स हैं उन दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल देखना पड़ेगा, मतलब ब्रोमीन और आयोडीन के बीच का, इन दोनों के बीच का आप डाइहेड्रल एंगल देखोगे। तो इसलिए आपने जो प्रायोरिटी में फर्स्ट ग्रुप है उन दोनों का ही देखना है। अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग दिए हो दोनों पे, अगर आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपके जो दो सेम हैं उन दोनों के बीच में देखा जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। जैसे अगर सेम लगा हुआ है, इसको रब कर देता हूँ। अब सेम में कैसे? जैसे मेरे पास अगर ये सिस्टम प्रेजेंट है कहीं पे भी, ये, तो आपके पास जो तो सेम दो ग्रुप्स हैं उन दोनों के बीच का आप डाइहेड्रल एंगल देखोगे। ठीक है, थीटा आप इसी का वाला देखोगे। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। आप किसके बेसिस पे एंगल देख के बताओगे। आपको पता है अगर एंगल आपका 0 आता है तो आप अज्यूम करोगे फुल इक्लिप्स्ड है, 60 आता है तो स्क्यू है, अगर आपका 120 आता है उन दोनों के बीच में एंगल तो आप उसको बोलोगे कि आपका पार्शियल इक्लिप्स सिस्टम बन सकता है, और अगर वो आपका 180 आ जाता है तो आप उसको एंटी या स्टैगर्ड बोलोगे। तो वो आपने डाइहेड्रल एंगल इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास कन्फर्मेशंस हो गई, किस तरीके से आप डिफरेंट कन्फर्मेशन बना के उनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो। इस टाइप का यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपको, तो आपको इस टाइप से भी आ सकता है कि आपके पास जो कन्फर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली आप बताओ, या आपको मॉलिक्यूल दे देगा, बोल देगा इसकी कन्फर्मेशन बना के बताओ, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका कन्फर्मेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है।